हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो साथियों, स्टैटिक जीके भारत के पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों में हमने कौन सा देश शुरू किया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान के विषय में पिछली कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। उसी के ऊपर 3 क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान गणराज्य कब बना? आप जानते हैं भारत का विभाजन 14 अगस्त को किया गया। कब किया गया? 14 अगस्त 1947। इस दिन भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में सामने आया। तो पाकिस्तान का जो गठन हुआ, पाकिस्तान की जो स्थापना हुई, वो 14 अगस्त 1947। इनका स्वतंत्रता दिवस आप कह सकते हो। भारत में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन ये 1947 से लेकर 1956 तक, 1947 से लेकर 1956 तक ये ब्रिटिश का डोमिनियन रहा, ब्रिटिश का एक अधिराज्य रहा। इनका खुद का स्वतंत्र संविधान ये 23 मार्च 1956 को आया। कब आया? 23 मार्च 1956। आपको जो तारीख है बहुत सावधानी से आपको यहां पे याद करनी है। 23 मार्च 1956। ये 23 मार्च इन्होंने तिथि क्यों रखी? इसका भी सिग्निफिकेंस है, इसका भी एक महत्व है। क्योंकि 23 मार्च 1940 को, ये कब की बात है? 23 मार्च 1940 को यह जगह है रावी नदी के किनारे लाहौर। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष जिन्ना था, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का अलग से स्वतंत्र देश के रूप में प्रस्ताव पारित किया था। इसलिए 23 मार्च की तारीख इन्होंने 1956 में अपना संविधान लागू किया। इनका पहला संविधान 23 मार्च 1956 से लागू हुआ और इसी दिन पाकिस्तान पहली बार गणराज्य बना। पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति, जब पाकिस्तान गणराज्य बन गया, गणराज्य का अर्थ होता है जो हेड ऑफ स्टेट है, राज्य का प्रमुख, वो चुना हुआ व्यक्ति है। तो जाहिर सी बात है, अब पहला राष्ट्रपति भी था। तो यहां का पहला राष्ट्रपति 23 मार्च 1956 को संविधान लागू होने के बाद में, पाकिस्तान के गणराज्य बनने के बाद में, पाकिस्तान का पहला राष्ट्रपति लियाकत अली खान, यह पहला प्रधानमंत्री था। लियाकत अली खान 14 अगस्त 1947 से यह पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। इस्कंदर मिर्जा, मोहम्मद अली जिन्ना, यह पाकिस्तान का फाउंडर भी है, कायदे आजम भी कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। और याद रखिएगा, यह पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल। तो वहीं से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका उत्तर क्या जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही है, इस्कंदर मिर्जा। भारत के किस राज्य क्षेत्र की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य क्षेत्र की सीमा यह पाकिस्तान से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य क्षेत्र की सीमा यह पाकिस्तान से नहीं लगती है? भारत के किस राज्य क्षेत्र की सीमा? तो आप जानते हैं राज्य कितने? 3, और यूनियन टेरिटरी कितनी है? 2। नीचे से देखेंगे, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कुल 3323 किलोमीटर की सीमा। कैसे कैसे? ऊपर से अगर उत्तर से दक्षिण, लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी, पंजाब राजस्थान गुजरात, गुजरात राजस्थान पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हरियाणा की सीमा नहीं लगती। अगर हरियाणा की सीमा लगती तो हरियाणा वाले पाकिस्तान का बैंड बजा देते। पहुंचाते पाकिस्तान की सीमा खत्म हो जाती, हरियाणा की सीमा अफगानिस्तान तक पहुंच जाती। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका उत्तर क्या जाएगा? बच गई है, हरियाणा की सीमा नहीं लगती। हरियाणा की सीमा होती तो रोज थार गाड़ियां इधर दिल्ली की जगह, दिल्ली गुड़गांव की जगह हरियाणा वालों की घर को मुड़ जाती, लाहौर कराची की ओर। परेशान रहते हैं पाकिस्तानी। चलिए, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर हरियाणा, बाकी लद्दाख की लगती है, गुजरात की लगती है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की लगती है।
तो हमने ये साथी इसका भारत के उत्तर पश्चिम 4 प्रांत, खैबर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये सब पढ़ा। इसका कॉलिंग कोड, ये सारी की सारी चीजें। और अब हम समझते कि भाई ये जो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर है, मतलब भारत का कानूनी तौर पर वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? भारत का कानूनी तौर पर वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। दिक्कत है तो यस, नहीं है तो नो लिख दो। दिक्कत है तो यस, नहीं है तो नो लिख दो, नो। और इसके नोट्स बनाते चलना, नोट्स। चलिए, ये थोड़ा थोड़ा आपको कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें में, तो क्योंकि आपको समझना आवश्यक है। अक्सर अखबारों में चीज आती रहती है कि भाई पीओके भारत वापस लेगा, लेंगे बिल्कुल, हमारे नेता लोग भी कहते रहते हैं। ये है चीन। ये जो चीन ने, ये जो लाल रंग का आप देख रखे हो, ये जो यहां से ये वाला, ये अक्साई चीन है। 1962 भारत चीन के युद्ध में हमारा हिस्सा है। यहां से ये किसने कब्जा लिया है? ये यहां तक हमारा हिस्सा है वैसे तो भारत का, लेकिन इसको आप ये कह सकते हो ये कब्जा किसने रखा है? यहां से लेकर ये पूरा, ये चीन ने कब्जा रखा है। ये हमारे यहां तक हिस्सा था। जो समय का जम्मू कश्मीर राज्य था वो यहां तक था, लद्दाख उसी के अधीन थी। तो अक्साई चीन, ये जो भारत और इसके बीच में, चीन के बीच में ये जो लाइन है, इसी को एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये हमारा लद्दाख हो जाता है भैया। ये क्या जाता है? लद्दाख। अब यहां तक ये लद्दाख है। ये सब क्या है? अगर आप देखोगे इसको अच्छे से तो ये यहां तक, ये सारा का सारा क्या है? ये यहां तक सारा का सारा ये लद्दाख है ऊपर। लेकिन इस हिस्से को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिलगिट बाल्टिस्तान। इस हिस्से को उस समय जब 1948 में भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ, तब तो पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में ले लिया। कानूनी तौर पर भारत का है, लेकिन कब्जा किसका है? कब्जा है पाकिस्तान का। इसी प्रकार ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो जाती है। यहां से अगर आप देखोगे ये सब लद्दाख है। ये क्या? लद्दाख। इधर क्या है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा, ये यहां तक हमारे भारत का हिस्सा है। यहां तक ये सब भारत का हिस्सा है। लेकिन 1948 में उस समय इन्होंने अचानक से हमला किया। जम्मू कश्मीर के शासक ने भारत को जम्मू कश्मीर हस्तांतरित कर दिया। और भैया ये इतने हिस्से पर किसका कब्जा हो गया? इतने हिस्से पर ये जो है, ये जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, या जिसको पीओके कह देते हैं। ये कानूनी तौर पर हमारा है, लेकिन इस पर कब्जा किसका है? इस पर कब्जा पाकिस्तान का है। इसी प्रकार ये कानूनी तौर पर लद्दाख का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा? लद्दाख का। लेकिन इस पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान इस जगह को क्या नाम देता है? गिलगिट बाल्टिस्तान नाम देता है। स्कार्डू इसकी राजधानी है। ये वाला हिस्सा है जो आपको यहां पर 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। भाई अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? अफगानिस्तान के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? सभी लोग बताओ। तो आप कहोगे बड़े भैया 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और यहां पर आप देखोगे ये एक जगह है, ठीक है भैया, ये इतना गलियारा, ये क्या है? इतना गलियारा। यहां पे तजाकिस्तान नामक देश है। कौन सा देश है? तजाकिस्तान। बीच में क्या चाहता है? अफगानिस्तान, फिर इधर पाकिस्तान। ये जो गलियारा है छोटा सा, जो पाकिस्तान को तजाकिस्तान से अलग करता है, इसको वखान गलियारा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वखान गलियारा। नहीं तो पाकिस्तान तजाकिस्तान से भी लगे, वखान गलियारा। अब एक चीज आप जरूर देख रहे हो, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान का तजाकिस्तान से वखान गलियारा अलग करता है। हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी की 106 किलोमीटर सीमा यह अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन इस पर किसका कब्जा है? इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। यह वो हिस्सा है जो हमारे लद्दाख का कानूनी तौर पर, लेकिन ये पाकिस्तान का कब्जा है। तो इसे पाकिस्तान ने किसको सौंप दिया? चीन को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? चीन को सौंप दिया। और यह सब कुछ किसके हिस्से में है? यह सब कुछ यहां तक भारत के हिस्से में। और यहीं पर साथी आपको सियाचिन ग्लेशियर,
ये आपकी एलओसी है। ये जितनी भी अंतरराष्ट्रीय, यहां पर जो पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की फिर लद्दाख से सीमा है, ये सब एलओसी है। यहां पर कराकोरम दर्रा है, भारत और चीन के बीच में कराकोरम दर्रा है ना, वो यहीं पर स्थित है, ये वाला कराकोरम दर्रा। उधर एलएसी आ जाती है। तो ये वाला हिस्सा भैया, जिसमें आप मुजफ्फराबाद नाम सुनते हो, यहां पर ये सब मीरपुर नाम सुनते हो, जहां से आतंकवादी आते हैं, ये सब किसमें है? ये सब अच्छे से याद रखेगा, ये सब एलओसी हो जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को शिमला समझौते में, जो भुट्टो के बीच में और इंदिरा गांधी जी के बीच में हुआ था 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में 1972 में शिमला समझौता, उसके तहत मान्यता दी गई है। उसके तहत क्या दी गई है? आप कहोगे सर मान्यता दी गई है, तो ये केवल आइडिया देने के लिए था आपको, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक दिन हम लोग इसको ले लेंगे, फिर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की स्थापना कैसे हुई। पाकिस्तान की स्थापना, तो एक एक पॉइंट को लिखते रहिएगा। यह क्वेश्चन टीसीएस बहुत पूछती है, ज्यादातर पेपर अब टीसीएस ही करा रही है, तो एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाएगा। सबसे पहले एक द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक, द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत समझते हो? हिंदुओं का अलग देश, मुस्लिमों का अलग देश, टू नेशन थ्योरी किसने दी? तो इसको लेकर एक बार क्वेश्चन आया था। टू नेशन थ्योरी के कुछ लोग कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने दी, कुछ लोग कहते हैं सर सैयद अहमद खान ने नहीं दी। 1988 में सर सैयद अहमद खान की मेरठ, जो अपना उत्तर प्रदेश में जगह है, मेरठ में एक भाषण हुआ। मेरठ में क्या हुआ? भाषण। इस भाषण को ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का आधार माना जाता है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एएमयू की स्थापना की है, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान लिख लीजिएगा। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया? सब लोग लिखिए। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जो जनक या द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जो आधार माना जाता है, वो 1988 सर सैयद अहमद खान का मेरठ का भाषण माना जाता है। सर सैयद अहमद खान का मेरठ का भाषण माना जाता है। पीडीएफ देख लूंगा, पीडीएफ को दिमाग में नहीं जाएगा, पीडीएफ से लिख लिख कर नोट्स बनाने से जाएगा। किस चीज से दिमाग में जाएगा? नोट्स बनाने से जाएगा। पीडीएफ से दिमाग में नहीं घुसेगा, घुसेगा जब तुम नोट्स बनाओगे। 1,00,000 पीडीएफ ले लो, सिलेक्शन नहीं है जब तक नोट्स नहीं बनाओगे। ये जितने बच्चे भर भर के उत्तर दे रहे हैं, ये सारे के सारे नोट्स बनाने वाले हैं, सारे के सारे। तो 1988 में सर सैयद अहमद खान ने मेरठ भाषण में कौन सा सिद्धांत दिया? टू नेशन सिद्धांत दिया। अब यहां से साथी बीच बो गए। अब अंग्रेज क्या थे? क्योंकि 1857 की क्रांति आपने देखी होगी, हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर अंग्रेजी सत्ता का मुकाबला किया। अंग्रेजों को ना को चने चबवा दिए। अंग्रेजों को यह चीज समझ में आ गई कि भाई यदि हिंदू मुस्लिम एक रहे तो भारत पे लंबे समय तक शासन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? अंग्रेजों ने नीति अपनाई फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। और इसी के क्रम में उन्होंने थोड़ा थोड़ा भड़काना शुरू किया कि भाई आप हिंदू आपको दबा रहे, हिंदुओं को कुछ और कहा, मुस्लिमों को हिंदुओं के बारे में कहा, हिंदुओं को मुस्लिमों के बारे में कहा, और भैया धीरे धीरे दोनों के बीच में खाई उत्पन्न कर दी। और खाई उत्पन्न कर दी, और इसी में ये बातें 30 दिसंबर 1906 की, कब की? 30 दिसंबर 1906। जगह थी ढाका। जगह क्या थी भैया? ढाका। उस समय का डेका कहते थे, वर्तमान ढाका। हालांकि 30 दिसंबर 1906 से पहले आपको एक चीज और समझ में आई होगी, अंग्रेजों ने अपनी इसी फूट डालो राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया। किसके द्वारा? 1905 के बंगाल विभाजन के द्वारा। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल विभाजन का आधार क्या दिया? बंगाल विभाजन का आधार दिया कि हम बंगाल को और अच्छे से शासित करना चाहते हैं, हम बंगाल को और बेहतरीन तरीके से उस पर शासन करना चाहते हैं। बंगाल बड़ा है,
इसलिए उसको विभाजित कर देते हैं। लेकिन असल में उसके पीछे की वजह क्या थी? हिंदू मुस्लिमों की एकता को अलग करना, तोड़ना। जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो पूर्वी बंगाल, जो हिंदू बहुल था वो सटी पश्चिमी बंगाल। तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय भी कह सकते हो, गवर्नर जनरल भी कह सकते हो, कौन था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया बहुत तेज हुई, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया बहुत तेज हुई। पूरे भारत में, खासकर बंगाल में क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया, और विरोध के लिए दो हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। एक तो साथी आपको याद होगा बायकाट आंदोलन, बहिष्कार, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार और स्वदेशी। तो स्वदेशी और बायकाट मूवमेंट से बंगाल विभाजन का क्रांतिकारियों ने विरोध किया, और बंगाल विभाजन एक प्रकार से सोते हुए क्रांतिकारियों को जगाने की एक बहुत बड़ी घटना साबित हुई। अब देखोगे बंगाल विभाजन के बाद में भारत की स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसने एक अलग ही लेवल पकड़ लिया। उससे पहले बहुत ही स्लो स्वतंत्रता, एकदम कांग्रेस 1885 में बने हुए 20 साल हो चुके हैं बंगाल के विभाजन तक, लेकिन आपको कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आएगी। लेकिन 1905 के बाद में आप लगातार देखोगे कि 1920 तक आते आते 15 साल में हमने सती असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया। तो 1905 में बंगाल का विभाजन, और 30 दिसंबर 1906 को, तब भैया 30 दिसंबर 1906 ढाका, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो चुका था, और बंगाल किसके अधीन था? पूर्वी बंगाल। ढाका जो था, ढाका में एक मीटिंग होती है, और यहीं पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। यहीं पर क्या हुआ? मुस्लिम लीग का गठन। यहां पर किसका गठन हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, कहां पर हुआ? इसमें याद रखिएगा, इसके संस्थापक पूछता है कि इसके संस्थापक या मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम लीग का कौन सा इनमें से फाउंडर नहीं था। 1988 है क्या? 1888 कर लो, इसमें क्या है बाबू? ये 1888 कर लो, क्योंकि कभी कभी 1819 में लगता है मैं सही लिख रहा हूं, पर आप जानते कि 1988 तो हो ही नहीं सकता। 1888 ये कभी कभी क्या होता है कि जब आप बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में साल याद रहती हैं तो छोटी छोटी चीजें आ जाती है, पर कोई बात नहीं। 1905 में बंगाल का विभाजन, 30 दिसंबर 1906 ढाका मुस्लिम लीग का गठन, और इसका साथी फाउंडर लिख लीजिए। इसका फाउंडर था नवाब सलीमुल्लाह। यह उस समय ढाका का नवाब था। इसी के जो नवाबों का घर था वहीं पर यह बैठक हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है भैया। नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क, नवाब वकार उल मुल्क। और एक था इसमें आगा खान। कौन था? आगा खान। आगा खान, ये जो आगा खान था ये पहला प्रेसिडेंट भी बना। आगा खान मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट। तब से पूछेगा, ये मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष भी बना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। तब से पूछता है कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था, तब क्या बताओगे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन था? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन था? तो तुरंत आप बता दोगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में नवाब आगा खान भी कह सकते हो, सिंपल आगा खान भी कह सकते हो, सर सुल्तान मोहम्मद शाह, सर सुल्तान मोहम्मद शाह।
और आगा खान तृतीय लिखना। क्या लिखना? आगा खान 3, क्योंकि आगा खान भी कहे हुए 1 2 3, तो आगा खान 3 यह प्रथम अध्यक्ष था। कुल मिला के जो 4 लोग थे, इनका मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। 1905 में बंगाल का विभाजन, 30 दिसंबर 1906 ढाका। तो जो लोग लेट आए उन्हें बता दूं, हम लोग भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान पढ़ रहे थे। कल पाकिस्तान के बारे में बेसिक चीजें, आज हमने साथ ही इसके पीओके के बारे में थोड़ा सा जाना। फिर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत हमने देखा, पाकिस्तान की स्थापना कैसे हुई है। तो स्थापना का आधार क्या था? द्विराष्ट्र। पूछेगा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जनक किसको कहा जाता है, और उनकी किस स्पीच को या किस भाषण को द्विराष्ट्र का आधार माना जाता है। तो अच्छे से याद रखेगा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? सर सैयद अहमद खान। 1888 मेरठ के में उन्होंने भाषण दिया था वहीं पर। 1905 में, फिर ये क्रम घटनाएं बता रहा हूं मुख्य मुख्य। 1905 में बंगाल का विभाजन, 30 दिसंबर 1906 ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। सलीमुल्लाह, वकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, आगा खान 3। ये बताइए मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष या संस्थापक अध्यक्ष भी कह सकते हो स्थापना के समय पर। जैसे कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष किसको कहोगे? जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वैसे ही व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में भैया यहां से बात चलती रहती है, और यह बात कब आ जाती है? 1909 में। 1909 में आपको याद होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जो भारत परिषद अधिनियम आया, जिनको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कह देते हैं। ये 1909 में एक नया कानून आया था ना भारत के शासन से संबंधित, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म भारत के विभाजन का पक्का आधार रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस समय की सिग्निफिकेंट कानून था। इसने मुस्लिमों को अलग से साथी या अपना अलग से एक प्रकार से कह सकते हो जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। अपने अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको कहते हैं, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, अलग से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी कह सकते हो, या सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट यहीं से इसीलिए कहा जाता है कि भारत में किस कानून ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया? किस कानून ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया? भैया यहां से मुस्लिम लीग ने और अपनी मांगे तेज कर दी। और आपको याद होगा 1916 लखनऊ की बातें, कहां की? लखनऊ। एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण घटना हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन। बेटा आप इंटरेस्ट ले रहे हो ना? यस नो करके बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। संयुक्त अधिवेशन, दोनों ने एक दूसरे की मांग का समर्थन करने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे की मांग का समर्थन, जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? 1916 में लखनऊ में। कोई बताएगा इस समय अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहोगे सर अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। यहां से बात भाई, फिर खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने एक कॉमन आंदोलन के लिए हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ रखने का प्रयास किया। और आप सभी जानते हैं 1920 में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला असहयोग आंदोलन शुरुआत हो जाती है। असहयोग आंदोलन जल्दबाजी में आप जानते चौरी चौरा घटना के बाद में वापस ले लिया जाता है 1922 में। और यहीं से फिर कांग्रेस एक प्रकार से चुनावों में भाग लेने लगती है। और आपको याद होगा कि 1928 की बात है। कब की बात है? 1928। उस समय जो विदेश सचिव था अंग्रेजों का, जो भारत के लिए प्रमुख अधिकारी था, उसने भारतीयों को चुनौती दी कि क्या तुम अपना संविधान बना सकते हो? क्या तुम अपना संविधान बना सकते हो?
क्या तुम अपना संविधान बना सकते हो? इसको कांग्रेस ने चुनौती को स्वीकार किया। और आप अच्छे से जानते 1928 में भारत कैसा होगा, अंग्रेजों से अगर हम लोग आजाद होते तो भारत का संविधान किस प्रकार का होगा, इसको लेकर 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 में क्या आई? आप कहोगे सर नेहरू रिपोर्ट याद आई? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लिखी गई थी। यह एक प्रारंभिक संविधान का प्रारूप भी कह सकते हो, जो अंग्रेजों ने जब हमें चुनौती दी हमने तैयार किया। लेकिन इसको उस समय तक जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस समय क्योंकि वकील थे, पढ़े लिखे थे, ये उस समय जितने भी मुस्लिम लीग के अधिकारी इत्यादि थे, इनके फेवरेट हो चुके, या इनके दिमाग में भी जो द्विराष्ट्र का पॉइंट था। क्योंकि जिन्ना के बारे में एक समय पर सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, किसने? जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी रही, पूरे देश में ही पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भी, कि जिन्ना बहुत बड़ा देशभक्त है, जिन्ना बहुत बड़ा देशभक्त है। तो जब जिन्ना के विषय में यह बात कही गई तो जिन्ना कैसे जुड़ पाया, मतलब किस तरीके से कैसे जुड़ पाया, कैसे मतलब द्विराष्ट्र के लिए राजी हुआ? तो भैया अब उसमें जो 1928 थी मुस्लिम लीग, 1913 में जिन्ना मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर चुके थे। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर चुके थे। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और 1929 में, कब भैया? 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना 14 पॉइंट का एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया? 14 पॉइंट का फॉर्मूला। 14 पॉइंट का क्या दिया? फॉर्मूला कि भाई हमें जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें 1/3 सीट रिजर्व चाहिए, 1/3 सीट रिजर्व चाहिए, अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म को मानने का अधिकार, और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इसमें एक प्रमुख क्या था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है आज की संसद, उसमें कितनी सीटें? 1/3 सीटें रिजर्व चाहिए। तो 1929 में 14 पॉइंट फॉर्मूला आ गया और यहां से एक और नई दिशा हो गई द्विराष्ट्र के लिए, भारत के विभाजन के लिए। यह बात बढ़ते बढ़ते आपको याद होगा कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया और इसके जांच पड़ताल के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग गठित होने की बात लिखी थी। आयोग गठित हुआ 10 वर्ष से पहले, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन आयोग, 7 सदस्य सारे अंग्रेज। भारतीयों ने इसका विरोध किया और भारतीयों ने क्या नारा दिया? गो साइमन गो, गो कोरोना, कोरोना नहीं, गो साइमन गो, गो साइमन गो। इसका विरोध क्यों किया? भारतीयों के लिए बनाया गया, भारतीयों की समस्याओं के लिए, लेकिन कोई भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज थे, सब श्वेत थे। भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर आपको याद होगा गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। क्या बुलाए गए? गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया, जिसमें गांधी जी 1932 में, गांधी जी 1931 में गांधी जी ट्रेवल करने गए, कहां पर? लंदन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। अब भैया आ जाता है तीसरे गोलमेज सम्मेलन का, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग। यह बात है 28 जनवरी 1933 की। कब की? 28 जनवरी 1933। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हो रहा था। कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित हुए थे वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के हुए थे कि भाई और क्या क्या भारतीयों को सुविधाएं दी जाएं। तो 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी लंदन में, जनवरी का महीना था 1933। 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसे 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप देखोगे कि भाई एक व्यक्ति था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। इसका नाम क्या था? चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। तो ये जो रहमत अली करके था, इसने भैया सबसे पहले एक वहां पे पैम्फलेट बंटवाया और इसने एक शब्द दिया जिस शब्द का नाम था पाकिस्तान, PAKSTAN। तब इसमें आई नहीं था, यह तब क्या था? पाकिस्तान। तो इसलिए पूछा जाता है
कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया या पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है। पाकिस्तान शब्द का जनक कौन है तो कहोगे चौधरी रहमत अली। यह शब्द इसने दिया कब? 28 जनवरी 1933 तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में एक पंफलेट बांटा जिसका नाम था पाकिस्तान नाउ एंड नेवर करके। तो पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? यह गढ़ा चौधरी रहमत अली ने। अब यहां पर पाकिस्तान का अर्थ क्या हो जाता है? यहां पर पाकिस्तान का अर्थ क्या हो जाता है यह जानना जरूरी है। पी का मतलब पंजाब। पी का मतलब क्या हो जाता है? पंजाब। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल इलाके थे पंजाब। ए में आ जाता था साथी जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत जिसको कहते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो वर्तमान में एक प्रकार से खैबर पख्तूनवा वाला हिस्सा है NWFP। इसको उन्होंने अफगान प्रोविंस कहा। इसने इसको क्या नाम दिया? अफगानी प्रोविंस। इसलिए इसमें शब्द NFWP ना आके क्या आ गया? ए आ गया। फिर K4 साथी आपका आ जाता है कश्मीर। K4 क्या जाता है? कश्मीर। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। कश्मीर। तो यहां पर क्या हुआ भैया? कश्मीर। एस का मतलब सिंध कराची वाला हिस्सा। एस का मतलब सिंध, ये साथी कराची वाला हिस्सा। और तान में आ जाता था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का अंतिम जो शब्द थे उनको इस्तेमाल करके। आई तो बाद में जोड़ा गया प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने के लिए, उच्चारण अच्छा करने के लिए। इसमें आई कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। इस प्रकार पाकिस्तान शब्द का गठन हुआ। पी से पंजाब, ए से अफगानी प्रोविंस। अफगानी कौन सा था? जहां के खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या खैबर पख्तूनवा पेशावर जिसकी राजधानी है। K4 कश्मीर, एस का मतलब सिंध और तान का मतलब क्या हो गया? बलूचिस्तान। तान का मतलब क्या हो गया? बलूचिस्तान। ठीक है भैया। पंजाब, अफगान, अफगानिस्तान नहीं कि अब अफगानिस्तानी, खैबर पख्तूनवा वाला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। K4 कश्मीर, S4 सिंध और तान 4 बलूचिस्तान। एक चीज यहां पर ध्यान दोगे, ये उस समय भारत के जो उत्तरी पश्चिमी इलाके थे, वहां जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, उनको लेकर ही पाकिस्तान बनाने की बात थी। यह बंगाल की तरफ पाकिस्तान बनाने की बात नहीं थी, आपको समझ में आया हो तो। लेकिन पाकिस्तान दो तरफ बना भारत के, पश्चिम की तरफ भी बना, पूरब की तरफ भी बना। पूरब की तो पाकिस्तान शब्द में बात ही नहीं थी। ठीक है भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यह बात शुरुआत में तो 2-3 लोग ही इसको पचा पाए लंदन में, लेकिन धीरे धीरे ये लोगों ने पकड़ना इसको शुरू कर दिया। और यह चीज आती आती कहां तक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आ जाता भैया 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 स्थान है लाहौर। कौन सा स्थान? लाहौर। लाहौर पाकिस्तान जब अपने इतिहास बताएगा, पाकिस्तान पढ़ाएगा, वहां भी लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तब भी, क्योंकि लाहौर में आपको याद होगा 1930 की बात है। कब की बात है? 1929 की बात है। यह कब की बात है? तो आप कहोगे सर 1929 की यह बातें हैं जब 1929 को, यह कब की बातें? 1929 में जब हमने भैया अपना स्वराज एक प्रकार से प्रस्ताव पारित किया था, नेहरू अध्यक्ष थे, लाहौर में रावी नदी के किनारे, याद आया? तो 23 मार्च 1940 से पहले 1930 में उस समय एक शायर हुए, कवि हुए मोहम्मद इकबाल, जिनको अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिनकी पंक्ति है। तो उन्होंने भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की बात कहनी शुरू कर दी। 23 मार्च 1940 लाहौर, याद रखिएगा मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। इसको क्या कहा जाता है? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का नोट्स कौन कौन बना रहे, एक बार यस या नो करके बता दो। कौन कौन वो बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं? और डेली आया करो, डेली 10 बजे
मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ, लाहौर सेशन ऑफ, या इसको लाहौर प्रस्ताव भी कहते हैं, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब यहां पर भैया इसकी जो अध्यक्षता कर रहा था, इसकी जो प्रेसिडेंट था इस सम्मेलन का, इस अधिवेशन का, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। वो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के पूर्वज भी हिंदू थे। जिन्ना के पूर्वज कौन थे? हिंदू। तो अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, और यहां पर पाकिस्तान का प्रस्ताव, पाकिस्तान के रूप में अलग राष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ। पाकिस्तान के रूप में अलग राज्य का, अलग देश का प्रस्ताव पारित। अलग देश का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आप कहोगे भैया 23 मार्च 1940, ये सेपरेट पाकिस्तान, रिजोल्यूशन फॉर सेपरेट पाकिस्तान वॉज पास्ड। इसी को लाहौर प्रस्ताव कहते हैं। इसको प्रेजेंट किसने किया था? मतलब इसको उस सभा में रखा किसने था? AK फजलुल हक। याद आया? AK फजलुल हक, जो पूर्वी बंगाल का नेता था, AK फजलुल हक। अब इस बात को जो मुस्लिम लीग थी वो अंग्रेजों के सामने आधिकारिक तौर पर रखने लगी कि भाई आप जो भी भारत के संबंध में निर्णय लोगे, आप ये सोच कर लोगे कि हमारा ऑफिशियल स्टैंड क्या है। हमारा ऑफिशियल स्टैंड है कि हम अलग से देश चाहते हैं। पूछेगा कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो क्या नाम दोगे? M.A. जिन्ना। पूछेगा कि लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो अलग देश के रूप में पाकिस्तान का प्रस्ताव था, वो किसने प्रेजेंट किया था, या वो किसने उसमें एक प्रकार से प्रस्तावित किया था? उसको प्रस्तावित किसने किया था? तो याद रखिएगा, प्रस्तावित किसने किया था? AK फजलुल हक ने। जबकि अध्यक्ष कौन था? M.A. जिन्ना। प्रस्ताव पारित हो जाता है लाहौर में। इसी को लेकर मीनार ए पाकिस्तान नामक यहां की एक राष्ट्रीय मीनार है, नेशनल सिंबल में, वो लाहौर में स्थित है। तो पूछेगा कि जो लाहौर प्रस्ताव था मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का अलग देश के रूप में, वहां पर पाकिस्तान ने कौन सा राष्ट्रीय स्मारक बनाया है? याद रखिएगा, मीनार ए पाकिस्तान। 1940 फिर भैया अलग से भारत के विभाजन की, भारत के स्वतंत्रता की बात होने लगती है, और 1940 में मुस्लिम लीग अपनी अंतिम कुटिल चाल चलती है। 1940 डायरेक्ट एक्शन डे, और मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम लीग दंगे करा देती है। डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 14 अगस्त 1940 से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और फिर भैया जो अंग्रेज थे वो भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखते हैं, दोनों को अलग करने का, और जो सीमाएं बांटने के लिए था उसके लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं भैया? रेड क्लिफ आयोग का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? ये याद रखिएगा, 16 अगस्त 1940 है। ये डायरेक्ट सेक्शन डे कौन सा है? 16 अगस्त 1940, 14 नहीं, 16 अगस्त 1940, 16 अगस्त 1940। फिर साइमन रेड क्लिफ आयोग का गठन होता है, और रेड क्लिफ आयोग का जो गठन हुआ था वो सीमाओं के बंटवारे के लिए रेड क्लिफ कमीशन का गठन, फॉर्मेशन ऑफ रेड क्लिफ कमीशन। रेड क्लिफ यही वो आयोग है जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन किया। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का विभाजन, और ये दोनों तरफ के लिए बना था। ये पश्चिमी सीमा के विभाजन के लिए भी बना, और याद रखिएगा ये पूर्वी सीमा के विभाजन के लिए भी बना। मतलब जो बंगाल वाली सीमा थी उसके विभाजन के लिए भी, और पश्चिमी सीमा। ये तो 1971 से अलग नया देश बन गया। 1971 से नया देश,
23 मार्च 1971 से बांग्लादेश। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी बंगाल ही कहा जाता था। बाद में इन्होंने ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया। इन्होंने ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया? आप कहोगे सर ईस्ट बंगाल का नाम बदलकर इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान कर दिया 1955 में। कब भैया? 1955 में। तो पश्चिमी सीमा इधर क्या रहा? पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो हिस्से, नाम एक ही, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, इसको वेस्टर्न पाकिस्तान कह सकते हैं। इस तरफ पूर्वी सीमा पर इसको पूर्वी बंगाल नाम रखा। इसका नाम क्या रखा? पूर्वी बंगाल। और 1955 से इस पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1955 से पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 से नया देश बन गया ईस्टर्न पाकिस्तान, जो 1971 से नया देश बन गया बांग्लादेश। बलाव इंदिरा गांधी जी का। नहीं तो सोचो दोनों तरफ पाकिस्तान होता तो क्या होता? दोनों तरफ पाकिस्तान होता तो क्या होता? तो रेड क्लिफ आयोग केवल एक तरफ नहीं था, यह पश्चिमी सीमा पर भी था। जब लोग कहते हैं ना रेड क्लिफ लाइन, वो आज भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ लाइन हमारी पूर्वी सीमा पर भी थी। इसमें जो आयोग था, अध्यक्ष रेड क्लिफ, 2 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इसमें 2 कांग्रेस के, 5 लोगों का आयोग था। इस प्रकार साथी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। बाकी भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग। और 15 अगस्त 1947 को भारत का एक हिस्सा अलग होने के बाद में भारत भी स्वतंत्र हो गया। यहां तक बताइए किसी को दिक्कत? तो मैं यहां पर आपको क्रम लिख रहा हूं कि यह शुरू घटना हुई कहां से है। 1888 में क्या हुआ? 1905 में, 1906 में मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, यह आपको बताना है सब कुछ। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष। फिर बताना है 1916 में कौन सी बड़ी घटना हुई? 1916 में, 1929 में, यह सब पाकिस्तान के गठन से संबंधित ऐतिहासिक घटना बतानी है। 1933 में, 1940 में, 1946 में, 1947 में। 1947 में पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? एमएल माली, मुस्लिम लीग की स्थापना ये कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जिन्ना मुस्लिम लीग से कब जोड़ा? जिन्ना मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से कब जोड़ा? ये मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन मैंने चलते चलते बताया है। ये मैंने चलते चलते द्विराष्ट्र का जनक, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक, द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक। किस कानून ने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए? किस कानून ने आधिकारिक तौर पर भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया? किस कानून ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया? किस कानून ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया? खींचकर उत्तर दीजिए, 15 क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। यह मेरठ भाषण याद आया? मेरठ भाषण किसका? मेरठ स्पीच सर सैयद अहमद खान का। किसका? सर सैयद अहमद खान। 1905 में 16 अक्टूबर से लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन, फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार। 1936 दिसंबर मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन कहां पर? ढाका। मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ गई। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान तृतीय, आगा खान 3। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट अधिवेशन कहां पर? लखनऊ में। 1929 में जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला, जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला। 1933 28 जनवरी चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान अलग राष्ट्र के प्रस्ताव को पारित किया गया। 1940 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे, दंगे हो गए कोलकाता इत्यादि में। 1947 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, जो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। पी से पंजाब, ए से खैबर पख्तूनवा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर, एस से सिंध, तान से बलूचिस्तान। चौधरी रहमत अली इसका गठन किया, इस शब्द को दिया। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका में।
जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग से जुड़ा, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत सर सैयद अहमद खान, और सांप्रदायिकता का बीज ये 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने बोया। सांप्रदायिकता का बीज किसने बोया? 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म ने बोया। और 14 अगस्त को अलग हुए 1947 में। 23 मार्च 1956 को इनका पहला संविधान आया। फिर यहां पर तानाशाही आती रही, संविधान हटते रहे, आते रहे, और 14 अगस्त 1973 से इनका वर्तमान संविधान लागू है। 14 अगस्त 1973 से इनका वर्तमान संविधान लागू है। ये बताइए 15 में से किस किस के 15/15 हैं? 15 में से किस किस के 15 के 15 क्वेश्चन सही हैं? 15 से 15 सही है। स्कोर बताओ फटाफट अपना, स्कोर बताओ। यही जो मैं तुम्हें वन लाइनर में याद कराया हूं, यही तुम्हें वो ऑप्शन देके पूछेगा, यही तुम्हें वो ऑप्शन देके पूछेगा। बेटा बुक आ जाएगी 7 से 10 दिन बताए थे, थोड़ा सब्र तो कर लो। और ये क्लास में नोट्स बनाया करो। देखो जब मैं पूछता हूं कि नोट्स, तो हजारों बच्चे बताते हैं हाँ भैया हम सब नोट्स बनाते हैं। तुम्हें बनाने में क्या दिक्कत है? एक एक चीज इस तरीके से तुम्हें याद करा दूंगा क्रम से कि पेपर में कैसा ही आए। पेपर में आपको याद होगा अच्छे पेपर जो होते हैं, जैसे यूपी SSS ले लेती है या साथ ही आपका SSC, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रम वाले। 15/15 वाले बहुत कम है, 12-13 वाले ज्यादा हैं, पर चलो कोई नहीं, एक बार में इतना याद हुआ। तो जब ये साथी आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बेटा, वो हो जाएगी, इसमें PDF अपलोड हो जाएगी। तो इसमें आप सभी के लिए ये एक आइडिया लग गया हो गया कि कंटेंट किस प्रकार का है। और मैंने आपको अब जब कोर्स के बारे में बताया था कि तुम लोग, तो तुमसे क्या वादा किया था? अरे क्लास में याद करा देंगे, क्लास में, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रही, ये नीर कहां तक जाएगा? खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसे लगी। दिल वाली इमोजी दे दो, दिल वाली। दिल देना खेल है दिलदार का, झूठे से नाम ना लो कि याद नहीं होगा। सब याद करा दूंगा, सब याद करा दूंगा। 5 सही हुए, तुम लेट आए हो बेटा, या तुमने ध्यान नहीं दिया है, या तुमने ध्यान नहीं दिया। PDF अपलोड हो जाएगी, PDF अपलोड हो जाएगी। पूछा बच्चा 10वां दोबारा बता दो। 14 अगस्त 1947 को लगोगे ना बाबू? ये 14 अगस्त 1947 को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, ठीक है। अरे ये वाली राइटिंग तो रिवीजन की है, असली राइटिंग तो ये है, मोती सी राइटिंग, मोती सी राइटिंग। ये देख, ओहो हो क्या राइटिंग है, मोती 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 भी शर्मा जाए। चलिए अब सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। कल 10 बजे करेक्ट आ जाना। थैंक यू, जय हिंद।